नमस्कार दोस्तों, जब भी आप महाराष्ट्र नाम सुनते हो तो आपकी नजरों के सामने क्या तस्वीरें तैयार होती हैं? छत्रपति शिवाजी महाराज, फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई, वो राज्य जहां पर बॉलीवुड का जन्म हुआ, या फिर बांद्रा वर्ली सी लिंक, अटल सेतु, कोस्टल रोड जैसे प्रोजेक्ट, नितिन गडकरी, शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस जैसे टॉल लीडर्स, या फिर वो राज्य जहां पर अदानी अंबानी जैसे बड़े बिजनेसमैन का घर है। ये तस्वीरें महाराष्ट्र को डिफाइन तो करती हैं, लेकिन पूरी तरह से नहीं। महाराष्ट्र एक डेवलप्ड स्टेट, पैसे वालों और बिजनेसमैन का स्टेट और देश की आर्थिक पकड़ रखने वाला राज्य तो है ही, लेकिन इसके साथ ही महाराष्ट्र देश का फार्मर सुसाइड कैपिटल भी है। एक ऐसा सच जिसके बारे में पता तो सभी को है, लेकिन कोई इसकी बात नहीं करता। हाल ही में एनसीआरबी की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार साल 2023 में 10,700 किसानों ने भारत में आत्महत्या किया। इनमें से सबसे ज्यादा यानी 38% जो मामले हैं, यानी 4,066 किसानों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। 4,066 किसान, 4,066 किसानों ने महाराष्ट्र में एक साल में आत्महत्या की है। यानी हर 2 घंटे में एक किसान ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की है। सोचिए, हर 2 घंटे में एक मौत हुई है उस राज्य में जिसे हम एक विकसित, एक डेवलप्ड राज्य मानते हैं। आप मेट्रो, बुलेट ट्रेन जैसे प्रोजेक्ट्स की चमक दमक में हर रोज मरने वाले किसानों को भूल जाते हैं, और ये जो नेता लोग हैं ये भी चुनावों के समय किसी बड़े स्कीम का ऐलान कर इन आंकड़ों को आप वोटर्स से छुपा लेते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको महाराष्ट्र और देश की इस काली सच्चाई से रूबरू करवाएंगे और बताएंगे कि कैसे हजारों करोड़ रुपयों के प्रोजेक्ट्स की बात करने वाले नितिन गडकरी हो, देवेंद्र फडणवीस हो, एकनाथ शिंदे हो, या यहां तक कि नरेंद्र मोदी हो, इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। ये किसानों की आत्महत्या को रोक नहीं पा रहे हैं, और ये इनकी फेल्ड पॉलिसी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब भी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत में कुछ चीजें आपको याद दिलवाना चाहता हूं। याद कीजिए 2019 का लोकसभा चुनाव, उससे पहले बीजेपी का मैनिफेस्टो, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह वादा किया था कि 2022 तक किसानों की जो आय है, किसानों की इनकम है, उसे वो दोगुना कर देंगे। इसके साथ ही साथ जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री पद के लिए वो दावेदार थे, तब उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि शास्त्री जी का तो नारा था जय जवान जय किसान, और यूपीए का नारा है मर जवान मर किसान। ये ट्वीट आपको अब भी प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर हैंडल पर मिल जाएंगे। इसी ट्वीट को आप याद कीजिए, और जब मैं आंकड़े अभी आपके सामने ला रहा हूं उसे आप देखिएगा इस ट्वीट को याद करते हुए। 2023 में भारत में 10,300 किसानों ने आत्महत्या की है एक साल के अंदर। ये वो समय है जब नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता में आए 9 साल हो चुका था। उसी साल महाराष्ट्र में 4,066 किसानों ने आत्महत्या की थी, और 2025 में जब नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनकर आए हैं, महाराष्ट्र में भी उनकी सरकार है, तब महाराष्ट्र में जनवरी से मार्च महीने के भीतर 767 किसानों ने केवल साल के 3 महीनों में आत्महत्या की है। इन आंकड़ों को ध्यान से देखिए। ये दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करने वाली जो देश है भारत, उनके आंकड़े हैं। ये दुनिया के सबसे पावरफुल इकोनॉमिक देशों में से एक देश होने का जो दावा करते हैं, वहां के आंकड़े हैं। और आइए इस रिपोर्ट में आप सबसे पहले मैं आपको कैलाश नागरे की कहानी बताता हूं। कैलाश नागरे एक किसान हैं। 2020 में युवा किसान अवार्ड से इन्हें नवाजा गया था, और अब 2025 में होली के दिन जहर खाकर इसी कैलाश नागरे ने आत्महत्या कर ली। कैलाश जिस गांव में रहते थे, उनके गांव और उनके आसपास के 14 गांव में पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण उन्होंने आत्महत्या करने का फैसला किया। सोचिए, आप मेट्रो देरी से शुरू होने की शिकायत शहर में कर रहे हैं, तो वहीं गांव में 2025 तक किसान पानी की मांग कर रहे हैं, और पानी नहीं पहुंचने के कारण वो आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन शायद इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। 5 साल पहले खेती में अच्छा काम करने के कारण जिस किसान को अवार्ड से नवाजा जाता है, उसी किसान को आत्महत्या करने की जरूरत आखिर क्यों पड़ जाती है? ये उस देश में हो रहा है, मैंने पहले भी कहा, ये उस देश में हो रहा है जो अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक देश कहता है दुनिया भर में, जो अपने लोहा मानने की बात करता है। 2019 में जब देवेंद्र फडणवीस वापस से यहाँ पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे, तब उनका जो सबसे मूल मुद्दा था वो था जलयुक्त शिविर।
एक ऐसा मुद्दा जिसके जरिए देवेंद्र फडणवीस दावा कर रहे थे कि सूखाग्रस्त इलाकों में उनकी सरकार पानी पहुंचा रही है, जबकि 2024 में वो फिर से मुख्यमंत्री बने और 2025 की सच्चाई ये है कि पानी नहीं पहुंचने के कारण किसानों को आत्महत्या करना पड़ रहा है। दोस्तों, कैलाश की तरह ही ऐसे कई किसान हैं जो सरकार की खराब पॉलिसी का शिकार बन चुके हैं। ना ही खेतों में पानी पहुंच पा रहा है, ना ही बाजार में किसानों को एमएसपी मिल पा रही है। अगर आपको लगता है कि अरे किसान क्यों आत्महत्या करते हैं, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, तो आप इसी साल मार्च की इस खबर को देख लीजिए। पिछले 8 साल में सोयाबीन पर सबसे कम एमएसपी किसानों को महाराष्ट्र में इसी साल 2025 में मिल पाई है। किसान जितना खर्च अपने खेतों पर कर रहे हैं, वो जितनी लागत अपने खेतों पर लगा रहे हैं, उतनी लागत भी वो नहीं निकाल पा रहे हैं। सोचिए, इसका असर कहां पर पड़ेगा? उनकी जेब पर पड़ेगा। और ये केवल सोयाबीन की ही खबर नहीं है, कपास और तूर के भी जो किसान हैं उनकी भी हालत यही है। उन्हें भी सरकार सही से एमएसपी नहीं दे पा रही है और खेत में जो उनके पैसे खर्च हो रहे हैं उतना पैसा भी खर्च नहीं निकाल पा रहा है किसान। और जब वो अपना खर्च नहीं निकाल पाएगा तो वो क्या करेगा? वो बैंकों से कर्ज लेगा और कर्ज के बाद कर्ज, कर्ज के बाद कर्ज, और इसी के बोझ के तले किसान दबते चले जा रहे हैं और बाद में कर्ज नहीं चुका पाने के कारण उन्हें आत्महत्या करना पड़ रहा है, अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। किसानों की मौजूदा परिस्थिति क्या है, वो किसान नेता विजय जावंधिया से सुनिए आप। 11 साल के बाद में मोदी जी ने जो एमएसपी डिक्लेयर किए वो भी किसान को नहीं मिल रही है, तो आमदनी दुगनी कैसी होगी, उसका कर्जा कम कैसा होगा। एक सीधा सवाल मैं सब इकोनॉमिस्ट को पूछ रहा हूं कि एमएसपी ही नहीं मिल रही तो कर्जा वापस कैसा लौटाने का। किसान पे कर्जा बढ़ते जा रहा है। इस साल तो आसमानी संकट ने तो पूरी चौपट कर दी है खेती। 20,000 25,000 रुपए प्रति एकड़ सोयाबीन कपास में खर्चा कर दिया और अब फसल कुछ भी नहीं है। इतनी विचित्र परिस्थिति है। किसान आत्महत्या का निर्णय जो लेता है वो आखिरी का निर्णय करके लेता है। मुझे ऐसा लगता है कि आज हमारे देश के सभी राजनीतिक पार्टियों को गंभीरता से गांव की हालत का विचार करना होगा, और नहीं तो आप सभी राजनीतिक पार्टियां अन्न सुरक्षा के नाम पर, मुफ्त अनाज के नाम पर एक नई गुलामी इस देश में तैयार कर रहे हो। दोस्तों, हमें दिए इस बयान में किसान नेता विजय जावंधिया जी ने जो कहा है वो बात 100% सही है। पैसे देकर इस देश में एक नई गुलामी की शुरुआत की जा रही है और हर कोई इसका गुलाम बनता जा रहा है। वैसे तो किसानों को सही लागत देने की जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि सरकार किसानों के बारे में केवल चुनावों के समय सोचती है, जब उन्हें इनका वोट चाहिए होता है। जैसे कि 2024 लोकसभा चुनावों से पहले महाराष्ट्र में नमो शेतकरी स्कीम की शुरुआत की गई, जिसके जरिए किसानों को हर साल 6,000 रुपए देने की शुरुआत की गई। तब सुर्खियां बनी, इससे वोट बटोरे गए और वाहवाही भी लूटी गई। साल में 6,000 रुपए देकर सरकार ने किसानों से वोट तो ले लिए, लेकिन उसके बाद जो किसानों को एमएसपी दी जानी चाहिए, जो खेतों में बिजली पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए, वो इस सरकार की ओर से नहीं की गई, जिसके वजह से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। चुनाव आते ही लाड़की बहन स्कीम के तहत महीने के 1,500 रुपए देने की बात हो, नमो शेतकरी स्कीम के तहत सालाना 6,000 रुपए देने की बात हो, या फिर जैसे हम बिहार चुनाव से पहले सुन रहे हैं महिलाओं को 10,000 रुपए देने का ऐलान सरकार की ओर से किया जा रहा है। ये दोस्तों शॉर्ट टर्म पॉलिसीज है। इसके जरिए ये केवल आपको अपना माई बाप बताते हैं तब तक जब तक उन्हें वोट चाहिए होता है, जब तक चुनाव होते हैं। और वोट मिलने के बाद जब ये सरकार बना लेते हैं तब पता है ये क्या करते हैं? चुनावों के बाद सरकार का इन्हीं किसानों की तरफ क्या रवैया है उसका जिक्र एक पहले ही वीडियो में मैं कर चुका हूं, जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाकर अजित पवार किसानों की क्लास लेते हैं। और तो और इस राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जब कोई किसान सवाल पूछता है तो पुलिस उस किसान को हिरासत में ले जाती है। यानी आपको पैसे देकर, आपसे वोट खरीदकर ये लोग सत्ता में आते हैं और उसके बाद ये आपके लिए कोई भी सही कदम नहीं उठाते हैं, जिसके जरिए किसानों की परेशानी बढ़ रही है, उन पर बोझ बढ़ रहा है और वो आत्महत्या कर रहे हैं। पिछले 7 साल में महाराष्ट्र में 3 बार किसानों के कर्ज माफ किए गए हैं। कितनी बार? 3 बार। लेकिन क्या इससे किसानों की परिस्थिति में सुधार आई है? तो इसका जवाब है नहीं। और जो आंकड़े शुरुआत में मैंने आपको दिए हैं वो भी यही साबित करता है। दोस्तों, प्रसिद्ध कॉमेडियन वीरदास ने सच ही कहा है, इस देश में 2 भारत हैं। एक शहरी अर्बन भारत
जहां पर हाईवे और मेट्रो का काम दिखाकर डेवलप्ड इंडिया जैसा नारा दिखाया जा रहा है, और एक ग्रामीण भारत जहां पर अब भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो ज़रूरी सामान है, वो भी अब तक वहां पर नहीं पहुंच पाई है। किसान से लेकर ग्रामीण लोग जो हैं वो परेशान हैं। अधिकांश किसान आत्महत्या महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा इलाके में होते हैं। यहीं से वो नितिन गडकरी से लेकर महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं ना, देवेंद्र फडणवीस, वो इसी इलाके से आते हैं। लेकिन ये जो नेता लोग हैं, ये इथेनॉल से लेकर अडानी को सब कुछ देने में व्यस्त हैं, और किसानों से शायद इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए महाराष्ट्र में हर 2 घंटे में एक किसान की आत्महत्या होती है। ये कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन नेताओं को शर्म आती होगी इन आंकड़ों को सुनते हुए। किसानों के आत्महत्या को रुकवाना अगर ये सरकार चाहती है तो सबसे पहले उन्हें अपने पॉलिसीज़ पर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले उन्हें फोकस करना चाहिए क्लाइमेट चेंज पर। सालों से जो सूखा ग्रसित मराठवाड़ा है ना दोस्तों, वो फिलहाल बाढ़ से प्रभावित है। सोचिए, ये सबसे बड़ा एक उदाहरण है जो मैं आपके सामने दे रहा हूं। ये अपने आप में क्लाइमेट चेंज का एक सबसे बड़ा सबूत है। यहाँ पर ज़रूरत है कि सरकार समझे कि कैसे मौसम बदल रहे हैं, उसका किसानों पर कैसा असर पड़ रहा है, और इसके लिए सरकार को क्या पॉलिसीज़ लानी चाहिए। इसी को तो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ कहते हैं। लेकिन क्या सरकार ये सारी चीज़ें कर रही है? तो जवाब है नहीं। बाढ़ से प्रभावित महाराष्ट्र के किसानों के लिए सरकार ने अब तक मदद का ऐलान भी नहीं किया है। पता है क्यों? क्योंकि 8 अक्टूबर को यहाँ पर नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, और जब मोदी जी आएंगे, महाराष्ट्र का दौरा करेंगे, तो मोदी जी इसका ऐलान करेंगे ताकि किसानों को बताया जा सके कि मोदी जी कितने दयालु हैं। मोदी जी कितने दयालु हैं ये दिखाकर मोदी जी की छवि को सुधारा जाएगा, और आपके सामने एक नई तस्वीर उनकी पेश की जाएगी। भले ही मदद चाहे किसानों को देरी से पहुँचे, मोदी जी की छवि सही होनी चाहिए। ये और कुछ नहीं है, किसानों के साथ अपमान किया जा रहा है, किसानों के साथ दुर्व्यवहार है। दोस्तों, ये भीड़ की तस्वीर आप देखिए। ये भीड़ की जो तस्वीर है, ये कल की ही तस्वीर है, जहां पर भारी बारिश के चलते लोगों को जान हथेली में रखकर काम पर जाना पड़ रहा है। ऐसी नौबत अगर मुंबई या दिल्ली वालों को एक दिन के लिए भी उठानी पड़े ना, तो सभी जगह पर इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा। लेकिन क्योंकि ऐसे हालात ग्रामीण इलाकों में हो रहे हैं, तो शायद ही किसी को फर्क पड़ता है। अब मुझे पता है आप में से कई लोग कहेंगे कि क्या मोदी जी से पहले किसान नहीं मर रहे थे? तो उसका जवाब है हाँ, मर रहे थे। तब भी आत्महत्या हो रही थी। लेकिन इसी को कम करने के लिए तभी की सरकार ने मनरेगा और नरेगा जैसे स्कीमों की शुरुआत की, ताकि ग्रामीण इलाके में काम मिल सके, लोगों तक पैसे पहुंच सके, जो रूरल इकोनॉमी है उसे आगे बढ़ाया जा सके। आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। 2006 में जब मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब बतौर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विदर्भ का दौरा किया था। बतौर प्रधानमंत्री उन्होंने आकर यहाँ पर भाषण नहीं दिया, बल्कि आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार वालों से मनमोहन सिंह ने मुलाकात की। और पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात करने के बाद जब उन्हें समझ में आया कि किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं, तब मनमोहन सिंह के नेतृत्व में उनकी सरकार ने उसी समय 4,400 करोड़ के आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया। और तो और कपास जो कॉटन है उसका MSP जो उस समय 2,000 रुपये थे, उसे रातों रात बढ़ाकर 3,000 रुपये किए गए। और उसके बाद साल 2008 में 72,000 करोड़ के लोन वेवर का ऐलान प्रधानमंत्री की ओर से किया गया था। ये एक ऐसा फैसला मनमोहन सिंह ने किया था जिसे किसान और तो और पत्रकार उनके मरने के बाद भी याद करते हैं, और उसे लेकर खबरें अब भी बनाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों, अब ना ही किसानों के लिए MSP सही से मिल पा रही है, और ना ही उनके लिए कोई सही से स्कीम बनाए जा रहे हैं। इसी के चलते आपको ग्रामीण इलाके में ऐसे कई युवक मिल जाएंगे जिनसे कोई शादी इसलिए नहीं करना चाहता है क्योंकि वो किसान हैं। ये ऐसे मुद्दे हैं जिससे ग्रामीण महाराष्ट्र में बहुत लोग प्रभावित हैं, लेकिन इस पर किसी का भी ध्यान नहीं पड़ रहा है। किसान के मुद्दों पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। इसलिए मैंने शुरुआत में आपको बताया कि कैसे फोकस केवल चमक दमक पर है, और असली मुद्दे जो हैं वो हमारे राजनेताओं के भाषण से लेकर हमारे जो समाचार हैं, वो चाहे टीवी हो या अखबार, वहाँ से गायब हैं। सच बात आपको मैं बताता हूँ, मैं टीवी में काम कर चुका हूँ। दिल्ली के संपादक किसान आत्महत्या को एक बोरिंग टॉपिक मानते हैं, क्योंकि कोई इसे पढ़ता नहीं है, कोई इसे देखता नहीं है। ये वही लोग हैं जो दिन रात सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के बाद 24 घंटे कवरेज कर रहे थे, लेकिन हर 2 घंटे में मरने वाले किसानों को ये बोरिंग टॉपिक समझते हैं, उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस साल के पहले 3 महीने में भी महाराष्ट्र में 767 किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन अब भी हर कोई इस पर चुप है। यही वजह है कि सरकार आपका ध्यान
हिंदू मुस्लिम मस्जिद के नीचे कैसे मंदिर था, या नवरात्रि में हमने कैसे मुसलमानों को गरबा खेलने से रोका, ऐसे ही मुद्दों पर आकर्षित करना चाहती है। सरकार के पास आपके लिए कोई विजन नहीं है, इसलिए वो आपको आपके विचारों को प्रभावित करना चाहती है, आपको दंगाई बनवाना चाहती है, ताकि आप मुसलमानों से सवाल पूछें, सरकार से नहीं। आपके खेत में पानी क्यों नहीं है, उस पर आप सवाल नहीं पूछें। मुसलमानों को हमने गरबा खेलने से कैसे रोका, इस पर आप सवाल पूछें। क्यों इतने 10,000 से ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जहाँ पर मस्जिद था उससे पहले वहाँ पर मंदिर था, ये बात साबित करने में सरकार आपको व्यस्त रखना चाहती है। दोस्तों याद रखिएगा, गाँवों को लेकर महात्मा गांधी ने क्या कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था कि इस देश की आत्मा यहाँ के गाँव में बसती है, और अब गाँव के गाँव तबाह हो रहे हैं, वहाँ की जो आत्मा है वो मर चुकी है। तो आप सोच सकते हैं कि मौजूदा हमारे देश की जो परिस्थिति है वो कैसी होगी। ये वो मुद्दा है जिस पर सही बात यही है कि लोगों को ये शायद बोरिंग मुद्दा लगे, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। आप सोचिए, हर 2 घंटे में एक किसान मर रहा है, लेकिन कोई जिक्र नहीं है। जबकि जिक्र किस चीज़ पर है? सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की या मर्डर किया, मोदी जी मशरूम खाते हैं या नहीं खाते हैं, राहुल गांधी कितने हज़ार रुपए के कपड़े पहनते हैं, इसी पर चर्चा की जाती है। और ये जो मुद्दे हैं, ये जो आंकड़े हैं, शायद इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है, ये मेरा चैनल है, इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया और आपको बताया कि कैसे मौजूदा जो सरकार है उनके पास आपके लिए कोई विजन नहीं है। वो दंगाई हैं, वो चाहते हैं कि आप भी दंगाई बनकर रहिए। आप बनना चाहते हैं या फिर आप सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं, यह मैं आप पर छोड़ता हूँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की महत्वपूर्णता जो है, इसकी जो सच्चाई है, इसे आप समझ पा रहे हैं, इसके इम्पोर्टेंस जो है उसके बारे में आप समझ पा रहे हैं। और अगर आपको वाकई ये वीडियो महत्वपूर्ण लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें। बताएं कि पहले की सरकार ने क्या किया था, अब की सरकार क्या कर रही है। और तो और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें, कमेंट करके बताएं आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।